नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से विविध विषय वस्तुओं को, जिसके अंतर्गत इकाई 9 में उन्होंने विविध विषय वस्तुओं को रखा है और बहुत महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी पर हमारी सीरीज़ अब लगातार चल रही है विविध विषय वस्तुओं पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। जैसे कि हिंदी की प्रथम शोध कृति कौन सी है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न पत्रों में प्रश्न आया हुआ है। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल कृत हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय जो है वो हिंदी की प्रथम शोध कृति मानी जाती। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमें विविध विषय वस्तुओं में देखने को मिलते हैं। तो आज उसी को हम बहुत विस्तार से देखेंगे। तो शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पता नहीं शायद यहाँ से एक ना दो प्रश्न जरूर आ सकते हैं। तो बहुत इस प्रकार से आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, इन सभी कक्षाओं को पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम विस्तार से शुरू करेंगे। तो पहला तो आपने देखा कि हिंदी की प्रथम जो शोध कृति है वो कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम शोध कृति मानी जाती है पीताम्बर दत्त बड़तवाल कृत हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। वही हिंदी के हुए जो विगत वर्ष यानी कि 50, नाम उनका एक ही है श्याम सुंदर दास। यानी कि हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही है श्याम सुंदर दास। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये देखिए मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है। वही केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। किसके बारे में कहा जा रहा है? केशव के बारे में कहा जा रहा है कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था। आचार्य केशव दास के संबंध में कथन किसका है? बड़ा प्रसिद्ध कथन है आचार्य शुक्ल जी का केशव दास के बारे में। ये कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसार की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में यह पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आप देख भी सकते हैं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आचार्य शुक्ल की हिंदी साहित्य की इतिहास पुस्तक से लगातार बने हुए हैं। और विषय जो हम अभी पढ़ रहे हैं विविध विषय वस्तुओं को, इसको पूरा करने के बाद हम वापस से पुनः लौटेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितने सारे कथन और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं प्रश्न। तो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चैनल में प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे भी शुक्ल जी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको जैसा कि देखने को मिल ही रहे हैं। अगला देखेंगे कि वे यानी कि भारतेंदु सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो भारतेंदु जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह भी कथन है आचार्य शुक्ल जी का, जो कहते हैं कि वे यानी भारतेंदु सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस और हृदय कवि थे। आगे हम देखेंगे, लिखते हैं कि निराला के लिए बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा, कौन सी? बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो यह भी किया था आचार्य शुक्ल जी ने निराला के लिए। किसके लिए? निराला के लिए बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा। वही प्रेमचंद के निबंधों का संग्रह है कौन कौन से? तो देखेंगे निबंधों का संग्रह, कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, प्रेमचंद के विविध प्रसंग, ठीक है। तो कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, प्रेमचंद, विविध प्रसंग, ठीक है। इसमें दूसरा तीसरा ये खंड था, ठीक है। दूसरा तीसरा खंड भी प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार प्रेमचंद के निबंधों का संग्रह है, ध्यान रखिएगा। कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य तथा प्रेमचंद, विविध प्रसंग। वही कलाकार का दंड, तोशी, शरणागत, अंगूठी का दाम, दबे पांव, रश्मि सलिल, कहानी संग्रह किसका है? तो ये सभी कहानी संग्रह है वृंदावन लाल वर्मा जी का। वही कश्मीर का कांटा, लो भाई पंचो लो, कनेर एकांकी किसका है? तो कश्मीर का कांटा, लो भाई लो, पंचो लो, ये कनेर एकांकी, ये सभी है वृंदावन लाल वर्मा जी का। और सभी आप देख सकते हैं प्रश्नों में पूछे गए हैं। वही चिंतक की लाचारी किस साहित्यकार के भाषणों का संग्रह है? तो आप चिंतक की लाचारी किसके भाषण का ध्यान दीजिएगा, ये भाषणों का संग्रह है। तो सबसे पहले तो यही बात ध्यान देने वाली कि चिंतन की लाचारी एक भाषणों का संग्रह है और किस साहित्यकार का है? तो
ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी का चिंतक की लाचारी, जो कि उनके भाषणों का संग्रह है। वही वैज्ञानिक कथा साहित्य पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल और अंतरिक्ष यात्रा किसकी रचना है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचनाएं हैं, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल तथा अंतरिक्ष यात्रा। वही अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का ही निबंध संग्रह है अधूरी क्रांति। वही सिंह सेनापति, जयोधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास, ये सभी ऐतिहासिक उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी ऐतिहासिक उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी के। ठीक है, सिंह सेनापति, जयोधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री तथा दिवोदास। वही वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा, ये कहानी संग्रह किसका है? तो ये सभी है राहुल सांकृत्यायन जी का कहानी संग्रह। कौन कौन सी? वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी तथा कनैला की कथा। वही 5 कहानियां कहानी संग्रह किसका है? तो 5 कहानियां कहानी संग्रह है पंत का। वही इंस्टॉलमेंट, 2 बाके, मोर्चाबंदी कहानी संग्रह किसका है? तो ये सभी कहानी संग्रह भगवती चरण वर्मा जी का। कौन कौन से? इंस्टॉलमेंट, 2 बाके तथा मोर्चाबंदी। अगला है ये 7 और हम, अतीत के गर्त से, ये सभी संस्मरण संग्रह है। तो ध्यान रखना है कि ये 7 और हम तथा अतीत के गर्त से, ये सभी है संस्मरण का संग्रह। और ये है किसका? तो ये है भगवती चरण वर्मा जी का। वहीं ये और वे और मेरे भटकाओ संस्मरण ग्रंथ किसका है? तो ये दोनों है जैनेन्द्र का। ठीक है, ये और वे तथा मेरे भटकाओ क्या है? ये संस्मरण ग्रंथ है। आगे हम चलेंगे, देखेंगे कि तुलसी के सभी ग्रंथों पर आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह तुलसी मंजरी किसकी कृति है? तो ये जो तुलसी मंजरी है, ये तुलसी के सभी ग्रंथों पर आलोचनात्मक निबंधों का एक संग्रह है, तुलसी मंजरी। ठीक है, ये कृति है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। वही संभाषण किसके वक्तव्यों का संग्रह है? तो आप सभी जानते हैं महादेवी वर्मा जी के वक्तव्यों का संग्रह है संभाषण। देश विदेश और मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये दोनों जो है यात्रा वृत्तांत है दिनकर जी का, देश विदेश तथा मेरी यात्राएं। अगला है संस्मरणों, भूमिकाओं, भाषणों और वार्ताओं का संग्रह शेष निशेष, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, किसका है? तो ये दिनकर की रचना है, जो कि संस्मरणों, भूमिकाओं, भाषणों और वार्ताओं का एक संग्रह है। शेष निशेष किसका? दिनकर जी का। अगला है चेहरे अनेक, जो कि 5 भागों में है। किस साहित्यकार ने अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है? तो उपेंद्र नाथ अश्क जी ने प्रस्तुत की अपनी जीवन कथा। ठीक है, चेहरे अनेक, जो कि 5 भागों में है। वही अपरोक्ष और रचना क्यों और किनके बीच में, ठीक है, बीच में किस साहित्यकार के साहित्यकार संग्रहित है इसमें? तो इसमें अज्ञे जी के साक्षात्कार संग्रहित है। किसमें? अपरोक्ष और रचना क्यों और किनके बीच, इन 2 रचनाओं में। ठीक है, अज्ञे जी के साक्षात्कार संग्रहित है। वही किस रचनाकार ने अपनी 3 गद्य कृतियों भवंती, अंतरा और शाश्वती को अंत प्रक्रियाएं नाम दिया है? तो क्या नाम दिया, ये ध्यान रखना है पहले। तो इसको अंत प्रक्रियाएं नाम दिया है। किसको? भवंती, अंतरा और शाश्वती को, जो कि एक गद्य कृति है तीनों। और ये किसने नाम दिया है अंत प्रक्रियाएं? तो ये अज्ञे जी ने नाम दिया है। और अज्ञे जी की ही ये तीनों रचनाएं हैं, भवंती, अंतरा और शाश्वती। ठीक है, एक दिल हजार अफसाने किस रचनाकार की कहानियों का संग्रह है? तो एक दिल हजार अफसाने, ये जो कहानियों का संग्रह है वो है अमृतलाल नागर जी की कहानियों का पूरा संग्रह है, एक दिल हजार अफसाने। अगला देखेंगे साहित्यकार एवं साहित्यिक एवं ललित निबंधों का संग्रह। ठीक है, कौन कौन से साहित्यिक एवं ललित निबंधों का संग्रह साहित्य और संस्कृति तथा जीवन पर प्रकाश डालने वाले आत्मपरक निबंधों का संग्रह टुकड़े टुकड़े दास्तान किस रचनाकार का है? तो ये अमृतलाल नागर जी का है, टुकड़े टुकड़े दास्तान। ठीक है, तो साहित्य एवं ललित निबंधों का संग्रह साहित्य और संस्कृति तथा जीवन पर प्रकाश डालने वाले आत्मपरक निबंधों का संग्रह है टुकड़े टुकड़े दास्तान। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि साहित्यिक एवं ललित निबंधों का संग्रह है साहित्य और संस्कृति, और जीवन पर प्रकाश डालने वाले निबंधों का संग्रह है टुकड़े टुकड़े दास्तान, और दोनों है अमृतलाल नागर जी का। किस साहित्यकार के हास्य व्यंग्य लेखों का संग्रह चकल्लस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो अमृतलाल नागर जी के ही हास्य व्यंग्य जो लेख थे उनका संग्रह चकल्लस के नाम से प्रकाशित हुआ था। किसका? अमृतलाल नागर जी का। अगला है हम देखेंगे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि यह वर्धा में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है।
वही भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो भारतेंदु के संदर्भ में यह कथन कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, वही भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है? तो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी ने भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य कहा है। अगला है गद्य साहित्य की किस विधा को महाकाव्य का स्थानापन्न भी कहा जाता है? तो उपन्यास को, जो उपन्यास है गद्य साहित्य की एक विधा है और उपन्यास को ही महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है। जननाट्य संघ यानी इप्टा की स्थापना कब हुई? तो इप्टा की स्थापना हुई थी 1939 में। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत निझर झरे महाअमी भीजत है सब संत। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो पंक्तियाँ हैं कबीर की। ठीक है, हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत निझर झरे महाअमी भीजत है सब संत, कबीर जी की पंक्तियां हैं। वही निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो अज्ञे जी निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि है अज्ञे। किस काव्य आंदोलन में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? तो नई कविता एक ऐसा काव्य आंदोलन था जिसमें सभी वादों से मुक्ति की बात की गई। नई कविता में कि कोई भी वाद नहीं, सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व को स्थापित किया गया था नई कविता में। वही साहित्य के लिए संस्कृत में शब्द क्या है? तो वांग्मय है। संस्कृत में शब्द साहित्य के लिए क्या है? वांग्मय। कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कहते हैं कि कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। आगे हम देखेंगे प्रगीत और गीत में कुछ अंतर बताए गए हैं। तो वो अंतर क्या क्या है? तो हम देखेंगे प्रगीत जो है तो प्रगीत में गायन की अनिवार्यता जो है वो नहीं होती है। किसमें? प्रगीत में। ध्यान रखिएगा, प्रगीत जो है उसमें गायन की अनिवार्यता नहीं होती है, जबकि गीत में संगीतात्मकता का होना जरूरी है। वहीं प्रगीत में छंद भी आवश्यक नहीं है, उसमें लय का स्वाधीन उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार गीत और प्रगीत में कुछ अंतर है। संदर्भ और कथन वाले प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वही उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उप अर्थात समीप, न्यास अर्थात थाती, यानी वह चीज जो मनुष्य के बहुत समीप हो। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है उपन्यास। वही उपन्यास के अब हम तत्वों की बात करेंगे। बहुत बार ये तत्व पूछे गए हैं। 7 तत्व होते हैं उपन्यास के। कौन कौन से? तो पात्र, कथा वस्तु और कथानक, कथोपकथन, देश काल, शैली और उद्देश्य। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 7 जो है वो तत्व हो गए, जैसे पात्र, कथा वस्तु, कथानक, कथोपकथन, देश काल, शैली और उद्देश्य। ठीक है, वही कथा वस्तु और कथानक में अब क्या अंतर है? तो हम इसमें भी कुछ अंतरों को देखेंगे, क्योंकि संदर्भ और कथन में इस तरह के प्रश्न तो आप देख ही सकते आते हैं। तो कथा वस्तु जो है उस सामग्री को कहते हैं जिसे लेखक जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुनता है। कथा वस्तु प्लॉट। ठीक है, जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों की कथा वस्तु प्रधानता किसान जीवन से ली गई है, जबकि लेखक द्वारा चुनी हुई सामग्री को जब पात्र, क्रिया, व्यापार और घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है तब उस संबंध व्यवस्था को कथानक कहते हैं। ठीक है, कथानक में कार्य कारण संबंध का निर्वाह होता है। तो ये लाइन बहुत ध्यान रखिएगा, कथानक में कार्य कारण संबंध का निर्वाह होता है। तो आपने देखा कि कथानक और कथा वस्तु में क्या अंतर है? कथा वस्तु है जो कि लेखक जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुन लेता है। ठीक है, वो है कथा वस्तु। ठीक है, जैसे प्रेमचंद ने चुना किसान जीवन को, जबकि लेखक के द्वारा चुनी हुई सामग्री को जब भी कोई पात्र या क्रिया व्यापार के द्वारा घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है, ठीक है, उसका निरूपण होता है, तब उस संबद्ध व्यवस्था को कहते हैं कथानक। अगला है संकलन त्रय से क्या तात्पर्य? कई बार ये प्रश्न आपको नेट की परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में देखने को मिली है। संकलन त्रय में कौन कौन से शामिल है? तो देश, काल और कार्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक चौथा अलग सा ऑप्शन दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा देश, काल और कार्य की एकता ही होती है संकलन त्रय, यानी कि देश हो, काल हो और कार्य।
वही संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार नायक के कितने प्रकार होते हैं? तो नायक के संस्कृत काव्यशास्त्र में 4 प्रकार बताए गए, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। और ये भी कई बार पूछा गया है कितने नायक के प्रकार है, तो 4 प्रकार है। वही संस्कृत काव्यशास्त्र में दृश्य काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो 2 भेद किए गए हैं दृश्य काव्य के, रूपक और उपरूपक। हम बात कर रहे हैं दृश्य काव्य की, ठीक है। दृश्य काव्य के भेद है रूपक और उपरूपक 2, ठीक है। वही अगला देखेंगे, आलोचना शब्द किस धातु से बना है? तो आलोचना जो शब्द है वो लुच धातु से बना है, ठीक है, लुच धातु से, जिसका अर्थ होता है देखना। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या का व्याख्या मानना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है श्याम सुंदर दास जी का। वही गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? तो गद्य काव्य से तात्पर्य वह रचना जिसकी विषय वस्तु और अनुभूति शुद्ध काव्य की हो किंतु वह गद्य में लिखी गई हो, ठीक है। गद्य काव्य की बात की जा रही, गद्य काव्य, गद्य भी और काव्य भी। तो वह रचना जिसकी विषय वस्तु और अनुभूति शुद्ध काव्य की हो, ठीक है, विषय वस्तु भी काव्य की हो और उसकी अनुभूति भी काव्य की हो, लेकिन लिखी गई वो किसमें? गद्य में। तो वही होती है गद्य काव्य। अगला है संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है? तो संस्मरण जो है, तो संस्मरण में अतीत अनिवार्य है, रेखा चित्र में वर्तमान अनिवार्य तो नहीं किंतु मुख्य है, ठीक है। यानी कि संस्मरण में अतीत अनिवार्य है, रेखा चित्र में वर्तमान अनिवार्य तो नहीं किंतु मुख्य है। वही संस्मरण लेखक के निजी संबंधों और अनुभवों पर आधारित होते हैं, लेकिन रेखा चित्र में निजता अनिवार्य नहीं होती है। वही संस्मरण में जहाँ स्मृति का विशेष महत्व होता है वहाँ रेखा चित्र में चित्र का महत्व होता है। संस्मरण में काल का महत्व होता है, रेखा चित्र में देश या स्थान का। संस्मरण और रेखा चित्र को लेकर के गोविंद पांडे जी की पुस्तक की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो अलग से मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बहुत अच्छे से डायग्राम के माध्यम से मैंने संस्मरण और रेखा चित्र में जो अंतर होता है उसको बताया है। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। तो ज़रूर से वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं हो तो प्लेलिस्ट में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक ज़रूर आपको शेयर कर दूंगी। ज़रूर से अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप एक बार ध्यान से समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपके लिए और इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी आप फंसेंगे नहीं। तो देखा रेखा चित्र और संस्मरण में जो अंतर था वो। वही साहित्य का वह विधा जिसमें साहित्य की वह विधा जिसमें शब्दों के माध्यमों से दृश्य या रूप को उभारा जाता है वो क्या कहलाती है? वह कहलाया जाता है रेखा चित्र, ठीक है। यानी कि इसमें दृश्य और रूप को क्या किया गया है? उभारा गया है। जैसे हम कोई ड्राइंग की पेंटिंग बनाते हैं ना, ड्राइंग बुक में कोई पेंटिंग बनाते तो चित्रों को है ना उभारते हैं उसमें पेंसिल के माध्यम से। तो कहते हैं कि उसी प्रकार साहित्य का की वह विधा जिसमें शब्दों के माध्यम से दृश्य या रूप को उभारा जाता है वो होता है रेखा चित्र। वो क्या कहलाती है? रेखा चित्र। वही मुर्दे का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह किसका है? तो ये सभी है धर्मवीर भारती जी का, ठीक है। वही किस रचनाकार की समस्त कहानियों का संग्रह सांस की कलम से नाम से प्रकाशित हुआ है? तो धर्मवीर भारतीयों की समस्त कहानियों का संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, सांस की कलम से नाम से प्रकाशित हुआ है। वही अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है? तो ये धर्मवीर भारती के पत्रों का संकलन है, अक्षर अक्षर यज्ञ। अगला है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश उपन्यास किसका है? तो ये सभी उपन्यास है धर्मवीर भारती जी के। और आप देख ही सकते हैं प्रश्न पत्रों में सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये सभी उपन्यास है धर्मवीर भारती जी के। अगला है शादी से पेशतर उपन्यास किसका है? तो यह है शर्मिला बोहरा जी का शादी से पेशतर उपन्यास। चर्चित उपन्यास काशी का 80 के रचनाकार कौन है? तो आप सभी जानते हैं, परिचित है इस उपन्यास से, काशी का 80 काशीनाथ सिंह जी का है। वही दूसरी कहानी और कहानी की तलाश किसका कहानी संग्रह है? तो ये दोनों जो है कहानी संग्रह वो है अलका सरावगी जी का, दूसरी कहानी तथा कहानी की तलाश। वही बदचलन बीवियों का द्वीप कहानी संग्रह किसका है? तो कृष्ण बलदेव वैद्य जी का है बदचलन बीवियों का द्वीप। उमराव नगर में कुछ दिन उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है उमराव नगर में कुछ दिन। वही अग्नि स्नान और अन्य उपन्यास किसकी कृति है? तो ये राजकमल चौधरी जी की कृति है, अग्नि स्नान और अन्य उपन्यास। तो इस प्रकार आपने देखा ये बहुत महत्वपूर्ण विविध विषय वस्तुएं थी। आप ज़रूर से इनको 1 से 2 बार पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगली कक्षा में कुछ हम और उपन्यासकार और उपन्यासों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।